ये एक ही समाज भवन नहीं है, ऐसे कई समाज भवन जो है। ऐसे कई समाज भवन पर मतलब बुद्ध स्थल हो, हाँ बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े का हाँ, समाज भवन हो, आवड़े बाबू हो, तो उनका वो कांग्रेसीकरण कर रहे हैं अब और बराबर है, अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वो वो अपने दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को चलाने के लिए दे रहे हैं, उसमें से पैसे जनरेट होता है और वो पैसा अपने कार्यकर्ता अपने को खुद के ऊपर में खर्चा करते और हैं। प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता की मांग है कि वो हमें चलाने के लिए मिलना चाहिए, तो हाँ आप तो इसके लिए बराबर क्या है, करेंगे? मूल प्रतिष्ठान के लोगों को वो चलाने के लिए मिलना ही चाहिए, इस पक्ष का मैं हूँ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि देश के अंदर भी बेरोजगारी भरपूर है, ये इसमें कोई शंका नहीं है। देश की लोक संख्या बड़ी है, लोक संख्या के अनुपात में जो नवयुवक तैयार हुआ है, देश अभी आज के तारीख में युवा देश है और युवा लोगों की संख्या इस भारत देश में बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है और ये सभी आज के युवा पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे सभी युवाओं को रोज़गार देना ये मात्र कठिन काम कोई भी सरकार के लिए हो, वो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या अन्य कोई सरकारें हो, तो उन लोगों को, इन युवाओं को, सभी के सभी पढ़े लिखे युवाओं को काम देना उनके हाथों को, ये थोड़ा मुश्किल ही काम है। इस वजह से युवाओं का ये प्रश्न जो है ये हमेशा स्टेक पर रहता है। मेरा कहना युवाओं को इतना ही है कि रोज़गार के लिए आप प्रयास करते रहे, लेकिन रोज़गार मिलने के हेतु अभी देश बदल रहा है। आप यदि टेक्निकल एजुकेशन यदि लेते हैं तो आपको रोज़गार मिलने की संभावना ज़्यादा है। मैं जापान का उदाहरण दूंगा। जापान के अंदर में जो शिक्षा ली जाती है वो 84% शिक्षा जो है वो टेक्निकल रहती है और 16% शिक्षा जो रहती है वो रूटीन शिक्षा रहती है, जो भी उनके काम की रहती है। जैसा नॉर्मल एजुकेशन BA BCom BSc ऐसा जो नॉर्मल एजुकेशन रहता है वो भी वहाँ पे लिया जाता है। तो वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन लेने वालों की संख्या ज़्यादा मात्रा में होने के कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ जापान देश की बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई। भारत देश के अंदर में इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर में ट्रेन युवा लोगों की संख्या कम रहती है। बहुत बार तो ऐसा रहता है कि उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है और ट्रेनिंग देने के बाद में ही उन युवाओं को रोज़गार मिलता है। अभी महाराष्ट्र की बात लें तो महाराष्ट्र का मराठा युवक जो रहता है, मराठा मीन्स मराठी युवक जो है वो उसके टेक्निकल एजुकेशन नहीं लिया है, उन्होंने अन्य तरीके का एजुकेशन लिया है। तो ऐसे वक्त केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ साउथ इंडिया से यहाँ पर कंपनियों में बहुत सारे लोग टेक्निकल एजुकेशन लिए हुए महाराष्ट्र में आके अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसलिए रोज़गार यदि कम करना है इस देश के अंदर में तो टेक्निकल एजुकेशन लो। देश जैसा जैसा प्रगति के रास्ते के ऊपर में आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रोज़गार जो है कम होगा। और मैं सभी युवाओं को मैं विनती करता हूँ कि केवल रोज़गार के ही पीछे न पड़े, अपना खुद का इस्टेब्लिशमेंट डालकर स्वयं रोज़गार ढूंढने का प्रयास करो। प्रोफेशनल एजुकेशन ये भी अति महत्वपूर्ण रहता है, जैसा मेडिकल हो गया, CA हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो बहुत सारे लोग जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर वो अपने खुद के कारखाने डाल रहे हैं और वहाँ पे बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो विविध क्षेत्र है अपने भारत देश के अंदर में रोज़गार मिलाने के लिए और काम करने के लिए। सर, आप 35 साल पहले से काम कर रहे हैं। कुछ पेशेंट जो होते गरीब आपके पास दवाखाने में आते थे, आप उनको दवा फ्री में दे देते, तो आप वहाँ से ज़्यादा प्रसिद्धि होकर आप नगर सेवक बने, बाद में आमदार बने, तो कैसे चला रही है आपका? खास करके कैसा है कि मैं मेडिकल एजुकेशन लिया हुआ व्यक्ति हूँ, तो दवाखाना मैंने हॉस्पिटल भी डाला और दवाखाना भी मैंने चलाया। इस एरिया में मैं सिकल सेल के रोगियों के लिए काम करता हूँ। ये सिकल सेल बीमारी जो है अनुसूचित जाति और जनजाति में बड़े प्रमाण के अंदर में भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, ये 5 जिलों के अंदर में पाई जाती है। बल्कि सिकल सेल की राजधानी ये 5 जिले हैं। तो ये जो गरीब लोग हैं सिकल सेल के बार बार बीमार गिरते हैं और बार बार दवाखाना आना पड़ता था उनको।
तो उनकी कितना भी अच्छा आदमी रहे, सिकल सेल का रुग्ण यदि उनके घर में एक रुग्ण है तो उनका पूरा इकोनॉमिकल प्लानिंग जो है वो सब वो बच्चे के पीछे या पेशेंट के पीछे खर्चा होता है। तो बार बार दवाखाने में आने के बाद में बहुत बार उनके पास में कभी पैसे रहते हैं नहीं रहते हैं, तो ऐसे वक्त जान बचाना ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। जान बचने के बाद में पैसे है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। कहीं यही उत्तर नागपुर में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वाले उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन उस अनुपात में उनके पास में पैसा नहीं होता है। तो मैं एक स्वयं गरीबी से उठकर आया हुआ व्यक्ति हूँ। यानी मेरे जीवन में तो ऐसे भी प्रसंग आए कि मुझे रास्ते पे भीख भी मांगना पड़ा। तो गरीबी क्या चीज़ होती है, एक यानी खाने के लिए नहीं मिलने के बाद में एक गरीब की परिस्थिति क्या होती है, ये खुद हमने अनुभव किया है। तो हम जब हमारे पुराने दिनों के अंदर में जाते हैं, जब हमारे भी बीमारी के लिए हमारे पिताजी के पास में पैसा नहीं हुआ करता था, तो हमारे परिवार के अंदर में क्या स्थिति होती थी, हमारी क्या हालत होती थी, ये हमें अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से आरक्षण मिलने के बाद में मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखला मिला, मैं डॉक्टर बना, MBBS हुआ, और मैं होने के बाद में मुझे रुग्णों की सेवा करना ये मन से आता है। दुख जो रहता है ये सबसे बड़ी बात हो रहती है। दुख के अंदर में जो गरीब इंसान रहता है तो उसकी आर्थिक परिस्थिति को कभी बीमारी से कैलकुलेट नहीं मैं करता था। तो जितना बने उसको द बेस्ट ट्रीटमेंट देना, साथ में कभी पैसे नहीं रहे तो दवाई के लिए पैसे देना, कभी कभी बिल रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है। इसलिए मैं पूरा यानी 44 साल का मेरा मेडिकल प्रैक्टिस होने के बावजूद भी आज भी मैं किराए के घर में रहता हूँ। मेरा खुद का मकान नहीं बना सका क्योंकि मेरे पास में पेशेंट की इतनी गर्दी रहती थी, पैसा नहीं कमा सका मैं उसमें से। मैंने सेवा दी, मैं केवल मेरे बच्चों का पालन पोषण और खुद को जीवित रखने के लिए इतना ही मैं मेडिकल एजुकेशन से पैसा कमा सका। ना ही मेरे पास में कोई फार्म हाउस है, ना खेती है, ना कोई एक प्लॉट है केवल पाटनकर चौक में 97 में लिया था मैंने, डॉक्टर था तब लिया था, लेकिन उसके ऊपर में एक ईंट भी नहीं लगा सका, ना घर बना सका। आज के तारीख में भी मैं आपके सामने जहाँ से बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर ले रहे हैं, तो मैं किराए के घर से बात कर रहा हूँ। और मेरी आज की जो उम्र है वो सीनियर सिटीज़न की तरफ में जा रही है। इसके बावजूद लाइफ के अंदर में मुझे लोग उस कारण से एक अच्छा व्यक्ति का मुझे मान सम्मान मिला, एक रिस्पेक्ट मिला सोसाइटी के अंदर में। इसलिए लोगों ने मुझे नगर सेवक बनाया, विधायक भी बनाया, इंडिपेंडेंट खड़ा रहा तो बहुत सारे ढेर सारे वोट भी दिए। जनता मुझे बहुत प्यार करती है क्योंकि उनके दुख के अंदर में मैं सदैव आता रहता हूँ। मैं कभी रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा। आप कभी भी मुझे फ़ोन करो, मैं फ़ोन उठाता हूँ, रात के 2 बजे क्यों ना हो, क्योंकि कोई ज़रूरतमंद रात को फ़ोन करने वाला व्यक्ति जो रहता है वो पीड़ा से ही कराहा रहता है, तो उसके लिए उसको हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है, डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने मेरी प्रामाणिक वैद्यकीय सेवा देने का प्रयास किया हूँ। राजकारण में भी इसलिए आया हूँ कि सिकल सेल का निर्मूलन हो, और मुझे खुशी है कि हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने मेरी केवल चिट्ठी के ऊपर में 15 मिनट की भेंट भी दिया उन्होंने, और मैंने उनको पूरा सिकल सेल इरेडिकेशन प्रोग्राम दिया। उन्होंने राष्ट्रीय सिकल सेल निर्मूलन कार्यक्रम इस देश में लगाया, पिछले 2023 में ही लगाया, और 14 राज्य के अंदर में जहाँ जहाँ पे भी सिकल सेल ये बीमारी है उसको हटाने के लिए उन्होंने 2047 तक के टाइम बाउंडेड प्रोग्राम उन्होंने दिया है। तो मेरा महत्व का काम इस सिकल सेल के ही बारे में था। और दूसरी, देश की लोक संख्या कम होना चाहिए, इसके लिए मेरे पास में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वो अभी यहाँ पर बताने लायक नहीं है समय कम होने के कारण, लेकिन जब कभी वो मैं फ्लोट करूँगा उसको, तो निश्चित रूप से अपने भारत देश की लोक संख्या कम हो जाएंगी, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, और जो लड़की पैदा होती है, भ्रूण हत्या करने का प्रकार होता है, वो इस भारत देश में कम होने का प्रयास होगा। सर, उत्तर नागपुर में आवड़े बाबू प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता तथा अनुयायी आमदार नितिन राउत के विरोध में उग्र आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन चलते आ रहा है। क्यों कर रहे हैं वो आंदोलन? अब उसका मतलब ये इसलिए कर रहे हैं वो कि आवड़े बाबू का जो सामाजिक भवन है, जो गवर्नमेंट बना रही है, सामाजिक न्याय विभाग और NIT,
और वो अभी उसका काम 75% हुआ है, पूरा हुआ भी नहीं, तो आमदार नितिन राऊत ने उसका उद्घाटन कर लिया। वहाँ पे बोर्ड भी लगा दिए कि आमदार नितिन राऊत यांनी बांधून दिल्याबद्दल लोगों में मतलब ये गलतफहमी फैल रही है। और दूसरी बात यह है सर कि जब आप विधायक थे, आवड़े बाबू प्रतिष्ठान सामाजिक भवन के लिए आपने वो जगह उपलब्ध करा दी थी और आपने निधि भी उपलब्ध करा दिया था, उसमें आपका क्या रोल है ये आप बताइए। मैं 2014 में जब विधायक बना तो उस वक्त आवड़े बाबू प्रतिष्ठान के लोग मेरे पास में एक निवेदन ले आए थे कि हमें बाबू हरिदास आवड़े साहब का एक स्मारक के रूप में समाज भवन चाहिए। और उन्होंने एक्चुअली जो मांग की थी वो मुझे ठीक लगी। तो मैं मेरे जो रहता हूँ ये इमारत के लाइन में आखिरी छोर जो है वहाँ की जो जगह है 8000 स्क्वायर फीट के लगभग, वो जगह तो खाली मुझे दिखी थी। वो जगह को फिर मैंने कलेक्टर को लेटर लिखा और वो जगह मिलाने के लिए मुझे 3 साल लगे, क्योंकि वहाँ 2 खसरे एक साथ में मिल रहे हैं। तो एक खसरा आधा उसका नंबर अलग था, दूसरा खसरा आधा उसका नंबर अलग था, तो दोनों को मुझे ज्वाइंट करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर तक के फाइल गई, वहाँ से मंजूर करके वो प्लॉट जो है फ्री हो गया। वहाँ पे कोई लोग अतिक्रमण भी कर रहे थे। एक सरदार जी ने बहुत बड़े क्रेन्स वगैरह वहाँ पे रखी थी, लेकिन वो अतिक्रमण भी हमें निकालने के लिए बड़ा प्रयास हुआ, लेकिन हमने निकाल दिया। और उसके बाद में मैंने 2 करोड़ 11 लाख रुपए वो आवड़े बाबू स्मारक बनाने के लिए 2 मंजिल बिल्डिंग बनाने के लिए दिया, और बिल्डिंग भी बनी। बिल्डिंग बनाने के बाद में मैं 2019 के अंदर में चुनाव हार गया, तो वो केवल बिल्डिंग बनी। आखिरी का छोटा सा कार्य बचा था 10-15 लाख का, जो वॉल कंपाउंड और समाज भवन के परिसर में गट्टू लगाने का काम, तो और बाबू हरिदास आवले जी का हाफ बस्ट म्हणजे पुतला बनाने का काम उतना रहा था, और कुछ सौंदर्यीकरण का काम रहा था। तो उसके लिए लगभग क्या 15-20 लाख रुपए या 50 लाख के आसपास के अंदर का वो काम था। वो हम विधायक नहीं रहे तो वो काम के लिए प्रतिष्ठान के लोग नितिन राऊत जी के पास में गए। उन्होंने कुछ वॉल कंपाउंड का निधि सैंक्शन किया और कुछ सौंदर्यीकरण का निधि सैंक्शन किया। वो काम चल ही रहा है। तो एक्चुअली समाज भवन की जगह हमने मिलाई, समाज भवन हमने बांधा, केवल उन्होंने वॉल कंपाउंड बांधा। यानी अभी कैसा है कि बच्चा जो है ना, तो सब हमने लालन पोषण किया, केवल बच्चों को उन्होंने चड्डी क्या पहना दिए और वो बच्चा बोले कि हमारा है, ये बोले हम देखभाल कर रहे हैं, ऐसी वाली बात। और उनके जो कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ताओं ने झूठा यानी आवड़े बाबू प्रतिष्ठान का एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बना दिया, रियल प्रतिष्ठान के लोगों को बाजू में रखा, और उन लोगों ने नितिन राऊत को पकड़ के वो जगह हाथी आने का प्रयास किया कि भैया ये अभी हमारे नाम पर करो करके। तो नितिन राऊत साहब ने उसका पूरा काम भी नहीं हुआ, तो उन्होंने उसको लोकार्पित किया, और मूल प्रतिष्ठान जिन्होंने मांग की थी उनको देना चाहिए था, उनको उन्होंने बाहर रखा। तो उन्होंने यहाँ पर राजकारण एक अपने खुद के कार्यकर्ताओं को खुश करने का प्रयास जो कांग्रेस जी है, और रियली जो बाबू हरिदास आवड़े रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वो नेता थे, उनको बाहर रखने का जो प्रयास किया, उस वजह से वो प्रतिष्ठान के मूल कार्यकर्ता जो है नाराज हुए। और मुझे पता चला है कि उन्होंने कुछ आंदोलन भी किया था और नाराज़गी भी उन्होंने ज़रूर बताई। ये एक ही समाज भवन नहीं है, ऐसे कई समाज भवन जो है, ऐसे कई समाज भवन पर मतलब बुद्ध स्थल हो, हाँ, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े का हाँ, समाज भवन हो, आवड़े बाबू हो, तो उनका वो कांग्रेसीकरण कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को वो अपने दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को चलाने के लिए दे रहे हैं। उसमें से पैसे जनरेट होता है और वो पैसा अपने कार्यकर्ता अपने को खुद के ऊपर में खर्चा करते और हैं। प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता की मांग है कि वो हमें चलाने के लिए मिलना चाहिए। तो हाँ, आप तो इसके लिए क्या करेंगे? मूल प्रतिष्ठान के लोगों को वो चलाने के लिए मिलना ही चाहिए, इस पक्ष का मैं हूँ, क्योंकि मांग उन्होंने किया, वो मूल विचारों से प्रेरित है। दूसरी बात यह भी है कि उन्होंने बाबू हरिदास आवले जी के विचार और साहित्य जो है और उनके कर्तव्य है जनहित में बताने के लिए, तो वो काम करेंगे। तो आवले बाबू जी को मानने वाला समाज आज भी है, बाबू हरिदास एलन इनको मानने वाला समाज आज भी है। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने पहला जय भीम का नारा दिया, वो हरिदास एलन साहब, उनके भी लोग इस परिसर में रहते हैं।
बाबू हरिदास आवले जी को मानने वाला एक बड़ा वर्ग है। तो उनके नाम से चौक है, रास्ते है, वो लश्करी बाग में रहते हैं, तो उनके सम्मान के अंदर में उनका पुतला भी है हमारे कमाल चौक के अंदर में। तो ये सभी जो बातें उनको मानने वाला वर्ग है, तो उनको उनका ये छीन कर दूसरे को देना वो उचित बात है। मिलिंद माने सर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बीते दिनों से एक नैरेटिव के रूप में ये चला रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। वहीं पे सम्मानीय पीएम मोदी जी ये कहते हैं एक है तो सेफ है। क्या आपको नहीं लगता कि भविष्य में इस स्लोगन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, यह राजनीति है, हम सभी लोग राजनीति करने के लिए बैठे। वो कांग्रेसी लोग संविधान बदल देंगे ऐसा कह सकते हैं, तो हमारे जो मतदाताओं को जो सही में बटे हुए हैं, कांग्रेस को हिंदू लोग वोट करते हैं, तो उनको एकत्रित करने के लिए हमारे सामने भी कोई स्लोगन होना चाहिए ना, कि हमारे मत जो है इकट्ठा रहने का। राजनीति के अंदर में वो सीधी बात है कि वो यानी ये स्लोगन देकर हमारी जो वोट है वो एक साथ रहे, हमारे पक्ष को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, हिंदुत्ववादी विचारधारा को मिले और हिंदू राष्ट्र की भावना रखने वालों को मिले। ऐसा भारतीय जनता पार्टी यदि सोचती होगी तो गलत क्या है उसके अंदर में? तो कांग्रेस बोलती है ना कि धर्मनिरपेक्ष मतदाता हमारे साथ में रहे, हमारे साथ में मुसलमान रहे, हमारे साथ में क्रिश्चियन रहे, हमारे साथ में बौद्ध रहे, तो वो उनको वो विचारधारा से बांध के रखते हैं और ये हिंदुत्ववादी विचारधारा से बांध के रखते हैं। तो सीधी बात है ना। तो आजकल तो ये हो रहा है इस देश के अंदर में कि दो विचारधारा जो है, कि एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा और एक हिंदुत्ववादी विचारधारा, ये दोनों विचार तो राजकारण तो करने का ही है। तो जो अपनी अपनी बात रखते हैं, और ये बात तो सच में है, ये यदि हिंदुत्व वाले जो लोग हैं ना हमेशा बढ़ते रहे साहब, ये देश जो है ना, हिंदुत्व संभालने वाले लोग इतने यानी कमज़ोर थे उस ज़माने में, तो एक सादा मुस्लिम भी आता था अपना ये घोड़ा लेके, तो भी वो राज्य करता, राजा बनता था। कई साल तक ये देश मुस्लिमों के आगोश में रहा, कई साल तक ये अंग्रेजों के आगोश में रहा। अभी हम 75 ईयर से स्वतंत्र हुए हैं साहब, अभी भी डर है यहाँ पे कि हिंदू लोग यदि बटे रहेंगे, क्योंकि उस वक्त भी स्थानिक स्वराज्य संस्था रहा करती थी, राजे महाराजे रहते, लड़ाइयाँ होती थी, हार जाते थे और मुसलमान पूरा अपने आगोश में लेते थे। अंग्रेजों ने अपने आगोश में लिया, पोर्तुगीज़ ने लिया, डच ने लिया, कई आक्रमणताओं ने इस भारत देश को गुलाम बना के रखा। अभी तो स्वतंत्र भारत अभी मार्गक्रमण कर रहा है, भारत का संविधान बना है और एक रास्ते पे निकल चुका है। यहाँ पर अभी संविधान के तहत जो सर्वोच्च धर्म ग्रंथ है संविधान है, कोई महाभारत, रामायण और कोई बाइबल, ये कोई सर्वोच्च धर्म ग्रंथ भारत के अंदर भी नहीं, संविधान है, तो उसके तहत सभी ने रहना चाहिए। और वहाँ पर यदि लालच के अंदर में कुछ लोग बटे जाते हैं तो कटना स्वाभाविक है इसके अंदर में। तो एक जैसा रहना यह अनिवार्य है, सभी ने यूनाइटेड रहना चाहिए। नुकसान क्या है यदि अलग अलग इसके अंदर में खेमों में बटे रहे, बहुत नुकसान होता है साहब, यानी मूवमेंट का पूरा लॉस होता है। उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारी अम्बेडकराइट मूवमेंट जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 3 संस्थाएं दिया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिया था, गठों में टुकड़ों में बट गई, समाप्त। समता सैनिक दल दिया था, टुकड़ों में बट गया, समाप्त। भारतीय बौद्ध महासभा दिया था, टुकड़ों में बटे, समाप्त। और अभी जो मूवमेंट जो है हमारी अम्बेडकराइट मूवमेंट, वो तितर बितर हुई, कोई दिशाहीन है, कौन किसके तरफ में जा रहा है। जो कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को यानी संसद में आने के लिए कि आपने संसद के दरवाजे क्या झरोखे भी बंद कर डाले, ऐसे दरपोक्ति करने वाले, बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाले, बाबा साहब को घटना समिति में न जाने के लिए प्रयास करने वाले, बाबा साहब का तेल चित्र संसद में नहीं लगाने वाले, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने वाले, वे लोग अभी हमारे समाज को प्यारे हो गए, कांग्रेसी प्यारे हो गए। और जो ओरिजिनल आरपीआई वाले लोग हैं वो कांग्रेस ने सब उसको तोड़ डाला है, टुकड़े टुकड़े कर डाले। कांग्रेस ने ही भारतीय जनता अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा शोषण भी किया और हमारी मूवमेंट भी नष्ट करने का प्रयास कांग्रेस ने किया और कांग्रेस इसके अंदर में सफल रही, आज भी सफल है। सर, आप आखिर में मतदाताओं को क्या संदेश देंगे, क्या आह्वान करेंगे?
मैं मतदाताओं को इतना ही कहता हूँ कि मैं देखो नए भारत का नया व्यक्ति हूँ और डॉक्टर हूँ। मैं धर्मनिरपेक्ष विचारों से प्रेरित हूँ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे उत्तर नागपुर की जनता को डर रहता है कि डॉक्टर मिलिंद माने भारतीय जनता पक्ष के आमदार, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि मेरा समाज जो, मैं बेसिकली अम्बेडकराइट हूँ, अंदर बाहर से नीला नीला हूँ। केवल ऐसे झूठी टोपी पहनकर मैं नीला हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, ये बताने का मेरा प्रयास नहीं। मेरा अच्छा फेस है, बालों से मेरा सौंदर्य खुलता है, टोपी पहनने से ही मैं अम्बेडकराइट होता हूँ, ऐसा वाला कोई बात नहीं है। मैं दिल से अम्बेडकर हूँ। खैरलांजी आंदोलन अकेले ने अपने यानी खांधे पे लेके पूरा भारत भर नहीं दुनिया में फैला दिया था, तो वो क्षमता रखने वाला डॉक्टर मिलिंद माने। मैं भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर गया, मजबूरी थी कि अपने लोगों ने मेरे को घर के बाहर हकाल दिया और वो दोबारा वापस भी नहीं लिया। बीएसपी के भी पास में गया टिकट मांगने के लिए, पैसे मांग रहे थे, टिकट नहीं दिया। नितिन गडकरी साहब ने घर में टिकट भेजा और बोले कि तुम आओ। पहले मुझे ये भी फॉर्म मिला 8 बजे, 10 बजे मैंने पार्टी प्रवेश किया, 2 घंटे के बाद में 11 बजे फॉर्म भरा, 19 दिन के अंदर में एमएलए बना। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जाने के बाद में वहाँ की विचारधारा देखा, वहाँ का वातावरण देखा, ऐसा कोई एंटी अम्बेडकराइट, एंटी बुद्धिस्ट और कोई ऐसा एंटी शेड्यूल कास्ट एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ पे रेड कारपेट है बौद्ध समाज के लिए। मैं यानी भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो मैं तारीफ के फूल नहीं बांध रहा हूँ, रियलिटी पेश कर रहा हूँ और लोगों ने ये सागोश से बाहर निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी का बुरा कर रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो राष्ट्र विकास के लिए काम कर रही है। ये राष्ट्र अखंड रहे, फिर से गुलाम न रहे, इसके लिए वो प्रयास कर रही है। तो वो विचारों के साथ में हमें, तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ, अम्बेडकराइट हूँ, मैं आरपीआई विंग हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। ये भी मैं खुलेआम बता दे सकता हूँ। ये इंटरव्यू हमारे पार्टी के भी लोग देखेंगे और मेरा समाज भी देखेगा, तो उनको ये रियल पता चलना चाहिए। और आज तक के भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के विरुद्ध में जाए, बल्कि न मांगते हुए कई ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए किए हैं कि हम बयां नहीं कर सकते हैं, उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। तो मेरा एक ही अपील है मेरे बौद्ध समाज से, उत्तर नागपुर के पूरे जनता के पास में, कि मुझे आपका सेवा करने का मौका प्रदान करें। आज तक के बौद्ध मैरिज एक्ट नहीं आए हैं। हमारे मैरिजेस जो है ना इलीगल मैरिजेस है, क्योंकि सप्तपदी, हम हिंदू मैरिज एक्ट को गवर्न करते हैं, हमारे मैरिजेस के अंदर में सप्तपदी नहीं होती है, वो इसलिए इलीगल मैरिज है। आज की तारीख में मेरी पत्नी रकेल है, मेरे बच्चे अनौरस है, वो कायदा मुझे विधान भवन में जाके लाना है, देश की लोक संख्या कम करना है, और कहीं प्रोजेक्ट है वो देश हित के अंदर में देना है। वहाँ पर केवल चुनकर आगे जाके वहाँ पर खोखले भाषण करना और कार्यकाल निकाल लेना, इसके लिए विधायक चुना नहीं जाता है। वो विधानसभा है, कायदा बनता है, कानून बनता है, जनता के हित में बनता है। इसलिए आप जनता से मेरा नम्र निवेदन है, मुझे कृपा करके जो भी इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट्स है तो इसके लिए मुझे पूरा करने के लिए विधानसभा में चुनकर भेजें। हमारे हाथों से ये काम होगा तो देश का भला होगा और जनता का भी भला होगा।